एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, ना दिल में कसक होगी, ना सर में जुनून होगा। ये इरफान का किरदार बोलता है। वो एक कवि है। फिल्म का नाम है सात खून माफ। सात खून माफ समेत कई फिल्में इरफान की कलाकारी का एक नमूना है। मैं इन दिनों सारी कलाकारियों से गुजर रहा हूँ क्योंकि एक किताब पढ़ रहा हूँ। असीम छाबड़ा ने इरफान पर बायोग्राफी लिखी है, द मैन, द ड्रीमर, द स्टार। पता नहीं क्यों ये लॉकडाउन के दौरान घर में घिरे रहने की मजबूरी है, या इरफान की आंखों का असर है, या दोनों है, या शायद कुछ और है कि जब भी इस कमबख्त का जिक्र आता है तो आंखें गीली होने लगती हैं। इरफान मामूली ब्योरों के देवता थे, पर देवता शब्द में एक किस्म की तुर्शी है, अपने होने की एक किस्म की ऊंचाई है जो छद्म है या सही नहीं पता, पर एक दूरी बना देती है। और इरफान की जो पूरी अप्रोच थी एक्टिंग को लेकर अपने किरदार तक जाने की, वो इसी छद्मवाद के खिलाफ थी। तो मुझे बड़ी मामूली चीजें याद आती हैं इरफान से जुड़ी, जिंदगी से जुड़ी। जैसे दिल तो करता है कि पूछूं कि कबूतरों को जो मिर्ची होती है उसके बीज पसंद होते हैं क्या? तोतों को तो खाते देखा है मिर्ची। लोग कहते भी हैं कि तोते को मिर्ची खिलाओ तो जबान साफ होती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि मन्नन मिश्र, देखिए प्राचीन काल के विद्वान हुए हैं जो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ हारे थे, उनके आश्रम में शुक सारकादि पक्षी यानी तोता और मैना इतने चतुर होते थे कि यदि कोई शिष्य वेद की किसी ऋचा का गलत उच्चारण कर दे तो वो तोते टोक दिया करते थे कि ये उच्चारण गलत है। और कबूतरों का क्या करें? उन कमबख्त कबूतरों ने मेरे गमले में जो मिर्ची के कोपले फूटनी शुरू हुई थी उनको खोद खोद कर खा लिया। दुख मामूली है और इन मामूली चीजों से जीवन सघन होता है। दुख ये कि फिर से बाल बढ़ गए, बेतरतीब हो गए, या दुख ये कि स्टोर में अचानक से सरसों का तेल रिसने लगा और पूरे घर में उसकी तीखी गंध भर गई। दुख ये कि मीठी नीम की पत्तियां तेजी से क्यों नहीं आती हैं। और इन तमाम छोटे छोटे दुखों के बीच कुछ बड़े बड़े सुख हैं। एक किताब पढ़ लेने का सुख, या ये सुख कि उस जंतर को हमने थोड़ा सा घुमा दिया कि लौंग के जोड़े के साथ छौंका उड़द की दाल में लगाते हैं या मूंग की दाल में। मसालों को थोड़ा सा उंगलियों की छुअन मिले तो वो समझ जाते हैं कि अनुपात कितना रखना है और जीभ तक कितना दुरुस्त होकर पहुंचना है। इरफान की बात करते हैं, जिंदगी की बात करते हैं। कमाल कमाल का आदमी। एनएसडी में दाखिले के लिए पहुंचा, जानता था कि जोर उनके लिए दिया जाता है जो थिएटर करना चाहते हैं स्कूल से पढ़ने के बाद। तो इन्होंने भी कहा जयपुर से आके कि मैं थिएटर करूंगा भविष्य में, जबकि उनका इरादा स्पष्ट था कि मुंबई जाना है। इनके एनएसडी के दिनों में गुरु थे मोहन महर्षि। बाद में उन्होंने कहा भी कि तुमने हमसे झूठ बोला और इतनी खूबसूरती से बोला कि हमने सच मान लिया। असीम छाबड़ा की ये जो किताब है रूपा पब्लिकेशन से छपी हुई, ये बड़ी कमाल की किताब है। आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक इरफान खान पर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी किताब वाला मैं असीम से इस पर बात भी हो। इस किताब के बिल्कुल आखिरी में देखिए इरफान की एक तस्वीर है और लिखा है, सिनेमा इज अ बिग फैट लाई बट टोल्ड ट्रुथफुली। इस किताब को पढ़ने के दौरान मैं मन ही मन नोट्स लेता रहा कि अच्छा ये फिल्म तो नहीं देखी, या ये फिल्म तो देखी लेकिन इस नज़र से नहीं देखी, इसको दोबारा देखना होगा, इसको दोबारा देखना होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इरफान का कौन सा काम पसंद है। क्या आपने इरफान के ज़्यादातर काम देखे हैं? क्या आपने किस्सा देखी है? क्या आपने द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस देखी है? क्या आपने द बाईपास देखी है? शानदार जुगलबंदी
एक भी डायलॉग के बिना, जिसमें इरफान और नवाज साथ हैं। क्या आपने इरफान की डायरेक्ट की हुई स्टार बेस्टसेलर सीरीज की वो फिल्म, लघु फिल्म कह लीजिए, एपिसोड कह लीजिए, देखा है, जिसमें उन्होंने एनएसडी के अपने सुपर जूनियर नवाजुद्दीन को कास्ट किया था और उसको देखकर ही नवाजुद्दीन को बाईपास में रोल मिला था? क्या आपने इरफान के काम को द नेम सेट में नोटिस किया है? किया है तो कौन से प्रसंग रहे जो आपको मार्मिक लगे? क्या आपको वो प्रसंग मार्मिक लगता है जिसमें वो अपने बेटे को वो किताब देने जाता है जिसकी वजह से उसने अपने बेटे का वो नाम रखा जिससे वो जीवन भर भिड़ता रहा? और आखिरी में क्या आपको पाई, लाइफ ऑफ पाई वाला पाई, उस प्रौढ़ पाई पटेल का वो बयान याद आता है जिसमें वो अफसोस के साथ कहता है कि जाना सबको है लेकिन जाने के पहले ठहर कर अलविदा कहा जाता तो दुरुस्त होता? टाइगर का और पाई का जो संवाद है उसको वो जिस तरीके से कहता है और उस सब के बीच वो द्वैत भी है जो आंग ली अपने डायरेक्शन में और यान मार्टेल अपनी राइटिंग में पेश करते हैं कि मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, अब ये आपके ऊपर है कि उस कहानी पर आप कैसे यकीन करते हैं। यकीन जो मैंने इरफान की आंखों में देखा था इकलौती दफा जब मैं उनसे मिला था। आपने सिर्फ वो हिस्सा देखा है जो कैमरे के सामने घटा था, हमने वो हिस्सा भी देखा है जो कैमरे के परे था, आर था। कई लोगों के इंटरव्यू किए हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ गया है कह सकता हूँ, लेकिन वो ऐसा होता है ना कि एकदम से आप किसी के सामने हैं और आपको लगे अरे यार हम इनके तो बड़े पुराने फ़ैन हैं तो इनसे क्या पूछें। इरफान की और तिग्मांशु की जो डेब्यू फिल्म है हासिल, तो उसके हम लोग बड़े फ़ैन रहे हैं और उसके प्रसंगों की बहुत बात करते हैं। इरफान साहब को ये बात बताई भी थी और ये बड़ी खुशी हुई थी कि उनको पहले से लल्लन टॉप के बारे में पता था। और ये आज से 3 बरस पहले की बात है, जब लल्लन टॉप 4 बरस पहले की लल्लन टॉप अपने बिल्कुल छौने अवतार में था। उसके बाद भी बात होती रहती थी। उनकी पत्नी है सुतपा, उनसे और हालचाल मिलता रहता था। फिर अचानक इरफान के बीमार होने की खबर आई, संदेशों का आदान प्रदान होता रहा उनकी पत्नी से, मैम से, और फिर खबर आई उनके जाने की। ये किताब उनके जाने की खबर आने के पहले तक की खबर है। असीम को भी ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि कई दफ़ा क्या होता है कि हमें अंदाज़ा होता है लेकिन हम उस अंदाजे को झूठ मानने की कोशिश करते रहते हैं। एक उम्मीद की डोर है जिसको हम पकड़े रहते हैं। एक डोर इरफान पकड़ते थे। सब जानते हैं कि उनको पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। रेगिस्तान में कहीं भी लोग अक्सर मजाक में कहते थे सेट पे नहीं दिख रहे हैं तो आसमान में देखो, अगर कोई पतंग दिख रही है तो इरफान मुब्तला है। मैं अभी आसमान में देखता हूँ, सावन का महीना है, पतंगों का महीना है, एक पतंग नजर आएगी जिस पर लिखा होगा इरफान।